अगर आप SCPM फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पहले आपने कभी पढ़ा नहीं है और आपको 60 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं मिनिमम टाइम में, 4 to 5 डेज में, तो आपको बस इतना करना है, कॉन्सेप्ट समरी करनी है रिवीजन वीडियोस के साथ, और क्वेश्चंस ये वाले करने हैं। ICI BIOS पोर्टल वाली केस स्टडी बेस्ड MCQs और ICI मॉड्यूल के ओनली MCQs। ICI मॉड्यूल के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए होते वो आप मत करना। उसको ना करने के दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसकी जगह पे अगर आप इसको कर लोगे ICI BIOS पोर्टल केस स्टडी बेस्ड MCQs, तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है मिनिमम टाइम में। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड MCQs पूछे जाने हैं, ना कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो बेटर होगा कि हम केस स्टडीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ना कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। अब इतना आप कर लोगे, इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब कुछ कवर हो जाएगा। थ्योरी आप खुद से कर लेना, प्रैक्टिकल वाला पोर्शन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं सारा का सारा। ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये केस स्टडी 2, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं डिवीजन ए और बी की। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर दोनों चीज़ें दी हुई हैं, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट। ये डिवाइडेड बाय 5 करोड़ कितना आया? 10%। और 12 डिवाइडेड बाई 80, ये इसका कितना आएगा? 15%। तो 10-15 ये हमारा आंसर हो गया डिवीजन ए एंड बी का। डिवीजन ए 10%, 15%, आंसर 2। इसके बाद इन्होंने पूछा है रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम क्या होती है? ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO। इससे ऊपर हमने जितना भी कमाया है वो रेजिडुअल इनकम होती है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में बात करें तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, 5 करोड़ का 8% करते हैं तो 40 लाख आता है। बट डिवीजन ए की अगर हम बात करें तो इन्होंने कमाया कितना? 50 लाख, यानी कि 10 लाख एक्स्ट्रा इन्होंने कमाए, ये रेजिडुअल इनकम है। अगर बी की बात करें तो ये इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, 80 लाख का 8% करते हैं तो 6,40,000 आता है। बट इन्होंने कमाया कितना? 12 लाख। एक्स्ट्रा कितना कमाया? 5,60,000। तो ये इनका रेजिडुअल इनकम है, 5,60,000। तो 10 लाख 5,60,000 ये आंसर है, आंसर 3। उसके बाद ये पूछते हैं कि कौन सी सिचुएशन समराइज करती है परफॉर्मेंस ऑफ ए एंड बी को। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज मोर। हाँ, हमने देखा था 15% था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बी का, और ए का कितना था? वो 10% था, तो बी का ज़्यादा है, सही है। बट एब्सोल्यूट टर्म में हमने जो रेजिडुअल इनकम देखा वो बी की लोअर थी, ए की ज़्यादा थी। हाँ, बी की कितनी थी? 5.6 हमने ऊपर देखा था, और ए का कितना था? 10। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। हायर द रेजिडुअल इनकम नेसेसरी मीन बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन। अगर रेजिडुअल इनकम हायर है तो इसका 100% यही मीनिंग होगा कि उसकी परफॉर्मेंस बेटर है? नहीं, परफॉर्मेंस मेजर करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उसकी रेजिडुअल इनकम ज़्यादा है तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था ये ROI और रेजिडुअल इनकम निकाल कर हमने देखा, तो ए की रेजिडुअल इनकम 10 लाख, बी की रेजिडुअल इनकम 5,60,000। यहाँ पे बेटर कौन? ए, क्योंकि इसकी रेजिडुअल इनकम ज़्यादा है। लेकिन जब हमने ROI देखा तो यहाँ पर ए का ROI 10% था और बी का ROI 15% था। यहाँ पर बेटर कौन? बी। तो इसके अकॉर्डिंग बी बेटर है, इसके अकॉर्डिंग ए बेटर है। तो हम ए के अकॉर्डिंग फैसला नहीं ले सकते कि अगर ये अच्छा है तो वो बेस्ट है। उसके बाद क्या पूछते हैं? तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद क्या पूछते हैं? रेजिडुअल इनकम अलोन बेस्ट मेजर। नहीं, अभी हमने देखा बेस्ट मेजर नहीं हो सकता, हमें दोनों को एक साथ देखना पड़ता है। नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज रेजिडुअल इनकम ओनली बेसिस। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओनली बेसिस नहीं यूज कर सकते हम। उसके बाद क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलोंग विद रेजिडुअल इनकम शुड बी कंसिडर्ड। ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक बोल रहा है, ये भी ठीक बोल रहा है, ये गलत है। तो आंसर इज 3 एंड 4। 3 एंड 4 ये। केस स्टडी 4 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ आवर्स नीडेड फॉर एक्सटर्नल सेल्स। एक्सटर्नल सेल्स कितनी है हमारी? ये रही एक्सटर्नल सेल्स, 800, 500, 300। एक्स की एक यूनिट बनाने में 6 आवर्स लगते हैं, तो 800 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा? 4800 आवर्स। ये देखो यहाँ पर इस तरह से हमने निकाला है, एक्स का 4800 आवर्स, वाई का 4000, जेड का 1200। तो टोटल मिला के हमें आवर्स चाहिए होंगे 10,000। आंसर इज 2। फिर बोलते हैं कैपेसिटी अगर आपकी 8,000 आवर्स की है, हमें चाहिए कितना? 10,000 आवर्स। कैपेसिटी हमारी कितनी? 8,000, यानी कि 2,000 आवर्स की हमारे पास कमी पड़ गई है। अब ये क्या बोलते हैं कि शॉर्टफॉल आपका 4,400 आवर्स का रहेगा टू मीट बोथ एक्सटर्नल प्रोडक्शन एंड रिक्वेस्ट ऑफ डिवीजन बी। डिवीजन बी की रिक्वेस्ट क्या है?
प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन बी, मैक्सिमम क्वांटिटी इसको 300 यूनिट्स की चाहिए होगी वाई की। मतलब डिवीजन बी बोलता है कि 300 यूनिट ऑफ वाई बना के आप मुझे दे देना, और एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है 8 आवर्स, यानी कि 2400 आवर्स इसको देने पड़ेंगे हमें। पहले से ही हमारे पास कमी है 2000 आवर्स की, तो हमारे पास टोटल कमी कितनी हो गई 4400 आवर्स की। तो ये बिल्कुल ठीक है। एक्सटर्नल प्रोडक्शन के लिए 2000 आवर्स की कमी पड़ रही है हमारे पास, और रिक्वेस्ट ऑफ बी के लिए 2400 आवर्स की कमी पड़ रही है। टोटल मिला के इतना, ये बिल्कुल ठीक है। कंस्ट्रेनिंग फैक्टर इज लेबर आवर्स, हमारे पास कमी किस चीज़ की पड़ रही है लेबर आवर्स की। कंस्ट्रेनिंग फैक्टर बोलो इसको, या लिमिटिंग फैक्टर, या फिर की फैक्टर, या फिर बोटलनेक। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा इतना रहेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा एक बार कैलकुलेट करके। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। लिमिटेड कैपेसिटी की वजह से आपको इनकर करनी पड़ सकती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आप रिक्वेस्ट ऑफ बी को एक्सेप्ट करते हो। देखो 300 यूनिट्स ऑफ वाई बना के हमने डिवीज़न बी को दी, अगर हम डिवीज़न बी को ना देते तो इसको एक्सटर्नल मार्केट में हम सेल कर पाते और प्रॉफिट कमाते, बट हम नहीं कमा पाए, तो ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर हो गई ना हमारी। तो ये बिल्कुल सही है। अब एक बार ये देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर आर। देखो सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट हमें दिए, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आ गया, बट हमें क्या चाहिए कंट्रीब्यूशन पर आर। एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 6 आवर्स, तो 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाय 6 करके, ये आ गया 10.5। इसी तरह से हमने वाई का निकाला, इसी तरह से जेड का निकाला। अब देखो 10.5, 8.5, 13, यहाँ क्या दिया हुआ है 10.5, 8.5, 13, यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आंसर इसका ऑल ऑफ अबव। यहाँ पर एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि ये जो रैंक निकाली है ये किसके बेसिस पर निकालनी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे मत निकालना, आप गलत हो जाएगा। हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटेड रिसोर्स। यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स क्या आती है हमारे पास आर्स, ये मटेरियल भी हो सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी हो सकता है, नंबर ऑफ मशीन्स भी हो सकता है, लिमिटेड रिसोर्स कुछ भी हो सकती है, बट नॉर्मली एग्जाम में क्या दिया होता है आर्स या मिनट्स। तो कंट्रीब्यूशन पर आर हमें निकालना है, एक यूनिट को बनाने में 6 आवर्स लगते हैं, तो 1 घंटे में कितना हमारा कंट्रीब्यूशन होगा ये निकालना है हमें, और इसके बेसिस पर रैंक डिसाइड करनी है। देखो अगर हम इसके बेसिस पर रैंक डिसाइड करते ना तो इसकी रैंक 1 आती और इसकी रैंक 3rd आती। देखो हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस यूनिट से मिल रहा है, लेकिन इसको बनाने में कितना टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा इसी को बनाने में टाइम लगता है 8 घंटे, और टाइम की ही कमी है हमारे पास। तो अगर हमने ये वाली यूनिट बनाई होती ना 8 घंटे में तो 2 यूनिट बन जाती, और 2 यूनिट पर कंट्रीब्यूशन कितना होता 104। तो इसलिए हमें नंबर ऑफ आवर्स को कंसिडर करना है, और कंट्रीब्यूशन पर आर या पर लिमिटेड फैक्टर हमें निकालना है, पर लिमिटेड रिसोर्स हमें निकालना है। इस तरह से ये कंट्रीब्यूशन पर आर आ गया, उसके बेसिस पे हमने रैंक डिसाइड की। ये आगे भी आएगा काफ़ी क्वेश्चंस में, इसलिए हमने यही डिस्कस कर लिया। इसके बाद कैपेसिटी हमारी 8000 आवर्स की है, ठीक है। व्हाट विल बी द ऑप्टिमम मिक्स, ऑप्टिमम मिक्स मतलब एक्स की कितनी यूनिट बनाए, वाई की कितनी, जेड की कितनी। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2000 आवर्स की कमी है हमारे पास, हम सारी की सारी नहीं बना सकते, कुछ तो इसकी कम करनी पड़ेंगी, या कुछ इसकी कम करनी पड़ेंगी, या कुछ इसकी कम करनी पड़ेंगी। कम किसकी करें, जिसका भी कंट्रीब्यूशन पर आर सबसे कम आ रहा है उसको कम कर दो, जो प्रॉफिट सबसे कम कमा के दे रहा है उसको कट कर दो। तो कंट्रीब्यूशन पर आर सबसे कम किसका आ रहा है, वाई का। तो वाई को हम एक काम करेंगे सबसे लास्ट में बनाएंगे, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर आर किसका है, जेड का 13। तो सबसे पहले हम इसको बना लेंगे, उसके बाद इसको बना लेंगे, और लास्ट में बचा कुचा टाइम इसको दे देंगे जितनी भी यूनिट्स बनती हैं, ऐसे करेंगे। तो देखो टोटल आवर्स अवेलेबल हमारे पास कितने हैं 8000। सबसे पहले हम कौन सी बनाएंगे, जेड, एक्स और फिर वाई। रैंक 1 इसकी है, रैंक 2 इसकी है, रैंक 3 इसकी है। जेड की 300 यूनिट्स हमने बनाई, 4 आर लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, तो 1200 आर्स यहाँ पे गए। एक्स की हमने 800 यूनिट्स बनाई, 4800 यहाँ पे गए। टोटल हमारे पास बैलेंस बचा 2000 आर्स का। अब 2000 आर्स में जितनी भी वाई बन सकती है उतनी बना लेंगे हम। एक वाई को बनाने में 8 आर्स लगते हैं, तो 2000 आर्स में कितनी वाई बनेंगी 250 यूनिट्स। तो हमारा आंसर ये हो गया एक्स वाई जेड 800 250 300, ये दिया होगा 800 250 300, ये आंसर हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, उन्होंने बोला है कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो डिवीज़न बी का ऑर्डर या रिक्वेस्ट तो आपका कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना होगा या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी। फिर से हम वैसे ही निकालेंगे, टोटल आवर्स अवेलेबल इतने। अब की बार हमें एक चीज़ और कंसिडर करनी पड़ेगी, ये 300 यूनिट्स जो डिवीज़न बी को ट्रांसफ़र करनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने एक्सटर्नल सेल्स के लिए पूछा था ओनली, इसलिए हमने डिवीज़न बी वाली यूनिट्स को कंसिडर
नहीं किया था। अब की बार वो बोल रहे हैं डिवीज़न बी का ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद बताओ क्या कंडीशन रहेगी। तो ठीक है, अवेलेबल आर्स इतने हैं हमारे पास। सबसे पहले डिवीज़न बी को, बी वाली यूनिट्स को बना के ट्रांसफ़र कर दो। इसको तो सबसे पहले बना के देना पड़ेगा ना, प्रॉमिस कर लिया है तो सबसे पहले इसको बना के दे देते हैं। 2400 आर्स लगते हैं वाई यूनिट बनाने के लिए, 300 यूनिट्स बनाने के लिए, वो हमने बना के दे दी। अब हमें एक्सटर्नल सेल्स के लिए हमारे पास 5600 आर्स बचे हैं। उसमें सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वही रैंक के हिसाब से 1 2 3। रैंक 1 किसकी थी, जेड, एक्स और उसके बाद वाई। सबसे पहले जेड की 300 यूनिट्स हमने बनाई, 4 आर्स लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, 1200 आर्स ये चले गए। हमारे पास टोटल बैलेंस कितना बचा, 4400 आर्स बचे हैं हमारे पास। अब हमें एक्स बनानी है 800 यूनिट्स, बट 800 यूनिट्स बनाने के लिए 4800 आर्स लगते हैं, बट हमारे पास है कितने, 4400 आर्स। तो जितने भी हैं उसको यूटिलाइज कर लो आप। एक यूनिट को बनाने के लिए 6 आवर्स लगते हैं, तो 4400 आवर्स में कितनी यूनिट्स बन पाएंगी, 733.33। कितनी यूनिट्स बनाने से रह गई, हमने लॉस्ट कर दिए 66.67 यूनिट्स। क्यों लॉस्ट किए, क्योंकि हमें उधर वाई यूनिट को ट्रांसफर करना था डिवीजन बी में, इसलिए ये हम नहीं बना पाए। उसके बाद क्या होगा, वाई की कितनी यूनिट्स हम बना सकते थे अगर डिविजनल ट्रांसफर नहीं होता, 250। ऊपर देखा था ना हमने कितनी यूनिट्स हम वाई की बना सकते हैं, ये 250 यूनिट्स बना सकते थे, बट हम ये भी नहीं बना पाए डिविजनल ट्रांसफ़र की वजह से। यानी कि ये भी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट के अंदर आएगा। 250 यूनिट्स हमने वाई की लॉस्ट की हैं और एक्स की 66.67 यूनिट्स। अब हमें बस क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो हमें ऊपर दिया हुआ है, यहाँ भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा लॉस्ट कितना किया है हमने। तो देखो एक्स इतनी यूनिट लॉस्ट की हमने, वाई की इतनी यूनिट लॉस्ट की, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऊपर दिया हुआ है 63 68, ये मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 4200 हमने लॉस्ट किया है एक्स पर, और 17000 हमने लॉस्ट किया है वाई पर। टोटल मिला के हमने लॉस्ट किया है 21200। अब देखो आंसर में क्या दिया हुआ है, 4200 एक्स का, 17000 वाई का, टोटल मिला के 21200। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन्होंने बोला है कि ट्रांसफर प्राइस आप बता दो क्या रहेगा। ट्रांसफर प्राइस क्या रहेगा, जो हमारी कॉस्ट है वही ट्रांसफर प्राइस होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लॉस जो किया है ना हमने, उसको भी ऐड कर लेना है। अब कॉस्ट पर यूनिट हमारी 2400 आई है, 24 आई है कॉस्ट पर यूनिट, और हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना था, 21200। इसको पर यूनिट में हमें डिवाइड करना है। यूनिट कौन सी वाली लें हम, यूनिट वो वाली जो हमने डिवीजन बी को ट्रांसफ़र किए हैं। कितने यूनिट्स ट्रांसफ़र किए, 300, तभी तो हम इन 300 यूनिट से रिकवर कर पाएंगे। तो 21200 डिवाइड बाई 300, टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट 70.67 आ गया, जो हमें वसूलना है डिवीजन बी से। तो कॉस्ट हमारी इतनी, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट इतना, हम उससे चार्ज करेंगे 94.67, 94.66, ये आंसर है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि डिवीजन बी को परचेज करना चाहिए वाई फ्रॉम डिवीजन ए या नहीं। तो देखो हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिवीजन बी यूनिट वाई को बाहर से अगर परचेज करना चाहे ओपन मार्केट से, तो वो $45 पर कर सकता है, लेकिन हमने उसको रेट कितना बना के दिया है, 94.67। तो वो हमसे क्यों लेगा, वो नहीं लेगा, हमसे लेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो हम उसको आंसर क्या दें, डिवीज़न बी को क्या करना चाहिए, डिवीज़न बी को नहीं, उसको इंटरनली परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नली चीपर रेट पर उसको मिल जाएगा 45 पर। हेंस परचेज फ्रॉम आउटसाइड। केस स्टडी 5 देखते हैं, सेम ही है बिल्कुल 4 की तरह ही है। देखो डेटा भी बिल्कुल सेम है, 800 500 300, और पर यूनिट आर्स भी उतने ही लग रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन वही पूछा है, नंबर ऑफ आवर्स नीडेड फॉर एक्सटर्नल सेल्स, एकदम सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। 10,000 इसका आंसर पहले भी था, अब भी यही रहेगा। उसके बाद हमसे पूछा है अगर आपकी कैपेसिटी 12,000 हो, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया, पिछले क्वेश्चन में 8,000 दी थी, यहाँ पर 12,000। तो पिछली बार हमें 10,000 चाहिए थे, बट हमारे पास कैपेसिटी इतनी थी, 2,000 की कमी पड़ रही थी। बट इस बार भी हमें 10,000 चाहिए और कैपेसिटी इतनी है, क्या कुछ कमी पड़ेगी, नहीं, कोई कमी नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर डिवीज़न बी ने कुछ मांगा होगा हमसे, जैसे पिछली बार 300 यूनिट्स मांगी थी, इस बार भी है। ये रहा, डिवीज़न बी को हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ सकती हैं 300 यूनिट्स, और एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 8 आवर्स, यानी कि 2400 आवर्स। 10,000 हमें अपने खुद के लिए चाहिए एक्सटर्नल सेल्स के लिए, प्लस डिविजनल ट्रांसफ़र के लिए हमें कितना चाहिए, 2400 आवर्स। टोटल हमें कितना चाहिए, 12,400 आवर्स। और हमारे पास है कितना,
12,000 आवर्स, यानी कि 400 आवर्स की कमी पड़ गई हमारे पास, ये 400 आवर्स का शॉर्टफॉल, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बिल्कुल सेम पहले के जैसा ही है, सेम वही आ रहा है, आप देख लेना एक बार। कंस्ट्रेनिंग फैक्टर लेबर आर से, बिल्कुल ठीक है, ये हमने देख ही लिया। उसके बाद क्या बोलते हैं, लिमिटेड कैपेसिटी की वजह से आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, हाँ बिल्कुल सेम है पहले की तरह, बस इसमें ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग था, मतलब इसकी कैलकुलेशन अलग आ रही है, बस और कुछ नहीं। तो आंसर ऑल ऑफ अबव इसका भी। नेक्स्ट पर आते हैं, ऑप्टिमम मिक्स, फिर से वही पूछ लिया। ऑप्टिमम मिक्स के लिए हम सेम फॉर्मेट रखेंगे कि टोटल आवर्स अवेलेबल हमारे पास कितने हैं, उसके बाद हम रैंक वाइज निकाल के रैंक वाइज बनाएंगे यूनिट्स को, जेड एक्स वाई, रैंक वाई रहेगी जो पहले थी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर आर सेम ही आ रहा है ना, तो रैंक भी वही रहेगी। तो एक्स वाई जेड तीनों को बनाने में 10,000 आवर्स लगते हैं, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। 10,000 आवर्स माइनस के 2,000 हमारे पास अभी भी बैलेंस बच गए। डिवीजन बी की बात इन्होंने नहीं की है, सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स के लिए पूछा है, तो 10,000 आवर्स बचे रह गए और हमने ये सारी की सारी यूनिट्स बना के रख दी, 800, 500, 300। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, डिवीजन ए ने एक्सेप्ट कर लिया है डिवीजन बी वाला ऑर्डर, तो अब क्या होगा, अब थोड़ी सिचुएशन बदल जाएगी। हमारे पास टोटल 12,000 आवर्स हैं, सबसे पहले डिवीजन बी वाली यूनिट्स हमने बना के दी, जिसमें लगते हैं 2400 आवर्स, हमारे पास टोटल बैलेंस बचा 9600 आवर्स। अब रैंक के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, जेड एक्स फिर वाई। जेड को हमने बनाया, इतने आवर्स लगे, एक्स को बनाया 4800 आवर्स लगे, टोटल बचा हमारे पास 3600 आवर्स। अब वाई की 500 यूनिट्स, जो हमारी मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स है वो इतनी है, लेकिन हम उतनी बना नहीं पाएंगे 3600 आवर्स में, तो जितनी भी बनती है उतनी बना लेते हैं। 3600 आवर्स डिवाइडेड बाई, एक यूनिट को बनाने में 8 आवर्स लगते हैं, तो 450 यूनिट्स हम बना पाए। यूनिट्स कितनी बनाने से रह गई, 50 यूनिट्स रह गई। अगर डिविजनल ट्रांसफर नहीं होता तो पूरी की पूरी 500 बनाते हैं हम, ऊपर चेक किया था ना। तो 50 यूनिट्स हम नहीं बना पाए, और एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन हमारा लॉस हो रहा है 6800 का, तो टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस हमारा हुआ है 3400 डिविजनल ट्रांसफर की वजह से। तो आंसर ये। अब इन्होंने पूछा है कि ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, फिर से सेम पहले की तरह, एक तो कॉस्ट हमारी और दूसरा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट अगर कुछ हुआ है तो। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हमारा 3400 का हुआ है, और हमने यूनिट कितनी ट्रांसफर किए हैं डिवीजन बी को, 300, तो पर यूनिट कितना होगा जो हमें डिवीजन बी से रिकवर करना है, वो 11.33 होगा हमारी खुद की कॉस्ट, और जो डिवीजन बी से कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हमारा रिकवर करना है वो 11.33, 35.33 इतना हम चार्ज करेंगे डिवीजन बी से। 35.33 ये आंसर हो गया। उसके बाद ट्रांसफर प्राइस रेंज क्या होगी, ये थोड़ा सा अलग है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं था। तो रेंज क्या होगी, मिनिमम प्राइस हमारा क्या रहेगा, कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, ये तो हम रिकवर करेंगे ही करेंगे, इससे भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, बट इतना तो करना ही पड़ेगा, तो ये मिनिमम हो गया। अब देखो उसको एक्सटर्नल मार्केट से कितने में मिल सकता है, $45 में, हमने देखा था ना ऊपर, तो वो इससे ज़्यादा हमें पे करेगा नहीं, यानी कि ये मैक्सिमम हो गया, तो मिनिमम ये, हम इससे कम पे नहीं देंगे और वो इससे ज़्यादा हमें पे नहीं करेगा, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं प्राइस हमारा सेट होगा, तो ये रेंज बन गई 35.33 और 45। केस स्टडी 12, क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। क्या पूछा है हमसे, कंप्यूट द नंबर ऑफ सेटअप्स या नंबर ऑफ रन्स आफ्टर प्रपोज्ड चेंज। यहाँ पर हमें प्रपोज्ड सिचुएशन दी हुई है, करंट सिचुएशन दी हुई है, नंबर ऑफ सेटअप्स ओल्ड वाले तो हमें दिए हुए हैं, प्रपोज्ड वाले नहीं दिए, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। एक रन के अंदर कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है, 1000 यूनिट्स का, और टोटल रन कितने हैं 40, तो टोटल यूनिट्स कितनी बनती हैं 40,000 यूनिट्स। अब प्रपोज सिचुएशन में भी यूनिट्स तो सेम बनती हैं, लेकिन फ़र्क क्या हुआ है कि एक रन में अब 2000 यूनिट्स बनती हैं, ना कि 1000 यूनिट्स, तो टोटल 40,000 यूनिट्स बनती हैं, एक रन के अंदर 2000 यूनिट्स बनती हैं, तो टोटल रन कितने हुए 20। तो ये इसका आंसर है, कैलकुलेशन यहाँ पर की हुई है मैंने। उसके बाद क्या बोलते हैं, टोटल सेटअप कॉस्ट आप हमें बता दीजिए। हमने नंबर ऑफ सेटअप्स निकाल लिए 20, और यहाँ पर दिया हुआ है एक सेटअप की कॉस्ट जो आती है प्रपोज्ड वाली वो 270 आती है, टोटल सेटअप कितने 20, मतलब कॉस्ट हमारी कितनी हुई 5400 टोटल कॉस्ट, ये इसका आंसर।
उसके बाद पूछते हैं ब्रेक इवन पॉइंट आप बता दीजिए करंट सिनेरियो वाला। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमें फिक्स कॉस्ट ढूंढनी है करंट वाली। ये दी हुई है करंट फिक्स कॉस्ट 97,000। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 5 आ गया। 97,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है करंट वाली और 5 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये आ गया 19,400 19,400 आंसर। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है इन्होंने प्रपोज्ड सिनेरियो में। प्रपोज्ड सिनेरियो की हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, कंट्रीब्यूशन तो सेम रहेगा। देखो प्रपोज सिनेरियो में हुआ क्या है कि इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगा दी है प्रपोज्ड वाले में। वैसे तो नॉर्मली फिक्स कॉस्ट को हम एक सिंगल लाइन में दिखा देते हैं कि ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। एबीसी के अंदर क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम एक्टिविटी के बेसिस पर कई जगह बांट देते हैं फिक्स कॉस्ट को भी, कि ये तो प्रोडक्शन रन वाली फिक्स कॉस्ट है, ये इंजीनियरिंग आवर्स वाली फिक्स कॉस्ट है और ये अदर फिक्स कॉस्ट है। ऐसे करके इन्होंने बांट दिया। इन्होंने बोला प्रोडक्शन रन एंड इंजीनियरिंग रन, है ना, और बाकी की बची हुई 75,000 जो है इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब प्रोडक्शन रन वाली हमने पहले ही निकाल चुके हैं हम, ये सेटअप कॉस्ट थी ना, उसी को प्रोडक्शन रन वाली कॉस्ट बोल रहे हैं। 20 रन मल्टीप्लाई बाय 270 एक रन के, तो ये टोटल कॉस्ट इतनी आ गई। इंजीनियरिंग आवर्स कितने हैं, 460 आवर्स हैं, एक घंटे की कॉस्ट आती है 10, तो 4600 ये वाली फिक्स कॉस्ट हो गई है इंजीनियरिंग आवर्स वाली। बाकी 75,000 का इन्होंने बोला है कि इसको ये अभी नोट एनालाइज्ड या टू बी एनालाइज्ड, इसको भी एनालाइज हमने किया नहीं है, ये अदर फिक्स कॉस्ट हो गई है। तो टोटल मिला के कितनी हमारी 85,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 17,000 हमारा आ गया बीईपी। उसके बाद पूछते हैं कि ये बीईपी हम कितने रन में अचीव कर सकते हैं। बीईपी है हमारा 17,000 और एक रन के अंदर हम यूनिट्स बनाते हैं 2,000, तो 17,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने रन लगेंगे, 8.5 रन। 8.5 आधा रन तो लग नहीं सकता, तो फिर 9 रन बोल सकते हैं इसको, 9th। अभी बोलते हैं कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम अबव केस सिनेरियो। इस केस सिनेरियो से आप क्या समझते हैं। पहला इन्होंने बोला है कि कॉस्ट मे बी फिक्स्ड विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, दे मे नॉट बी फिक्स्ड विद रेस्पेक्ट टू अदर कॉस्ट ड्राइवर्स। हमने देखा था ना अभी, यहाँ पर यूनिट्स कितनी बन रही थी टोटल 40,000, करंट सिनेरियो में भी और प्रपोज सिनेरियो में भी, दोनों में सेम 40,000 यूनिट्स बन रही थी। फिर भी प्रपोज सिनेरियो में हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई 85,000। तो वो क्यों हुई, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाने की वजह से, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता लगा कि एक तो प्रोडक्शन रन वाली कॉस्ट आती है जिसको कम किया जा सकता है, एक इंजीनियरिंग आवर्स वाली फिक्स कॉस्ट आती है जिसको कम किया जा सकता है, तो उनको कम किया जा सकता है ना, तो वो यही बोल रहे हैं कि अदर कॉस्ट ड्राइवर के रेस्पेक्ट में मे नॉट बी सेम। हाँ, तो हमने वो ऊपर देख ही लिया है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं कि अगर हम एनालाइज करते हैं कॉस्ट ड्राइवर को, डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स को, तो उससे हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट को सेव करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ना, इंजीनियरिंग रन, प्रोडक्शन रन, ये कॉस्ट ड्राइवर्स हैं अलग अलग, इनको हमने एनालाइज किया तो हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिली इनको कम करने की। हमने क्या किया, नंबर ऑफ रन को कम कर दिया, जिससे हमारी फिक्स कॉस्ट सेव हो गई। आगे क्या बोलते हैं, एडवाइजेबल टू एनालाइज 75,000। इन्होंने बोला कि जो आपने 75,000 को छोड़ दिया है ना, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इसको भी एनालाइज करो, इसको भी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स में बांटो। तो हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इससे हमें कॉस्ट को सेव करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आगे क्या बोलते हैं कि लोअर ब्रेक इवन पॉइंट क्या शो करता है, चांसेस ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इंक्रीज द चांसेस ऑफ बीइंग प्रॉफिटेबल। जितना जल्दी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारी सेल होने के चांसेस हैं, जितना सेल होने के चांसेस है उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, यानी कि ये सब के सब ठीक है। आंसर इज 4, 1 2 3 4 सब सही है। उसके बाद बोलते हैं मैनेजमेंट को किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सेटअप टाइम फॉर प्रोडक्शन रन रिड्यूसेस ड्यू टू द प्रपोज्ड चेंज। प्रपोज्ड चेंज की वजह से सेटअप टाइम रिड्यूस हो गया है, तो इस पर क्या, ये तो अच्छी बात है, फेवरेबल चीज़ है हमारे लिए, इस पर कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने क्या बोला, डबलिंग द बैच साइज कैन लीड द रिस्क ऑफ मशीन डाउन टाइम। हाँ, इन्होंने बोला कि पहले 1000 यूनिट्स हम बनाते थे, अब 2000 यूनिट्स बनाते हैं सेम बैच में, तो कहीं ना कहीं मशीन पर ज़्यादा लोड पड़ेगा ना, और हो सकता है कि मशीन जल्दी रिपेयर में चली जाए, मशीन डाउन टाइम। तो हाँ, इस चीज़ पर हमें फोकस करना पड़ सकता है, ये बिल्कुल ठीक है।
केस स्टडी 14। इससे पहले एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल क्या होता है। प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम रहेगा जब मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस टू बी क्यू। आपको बस याद ये रखना है ए माइनस टू बी क्यू इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। और एक दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है ए माइनस बी क्यू इक्वल्स टू प्राइस। मतलब इसमें से अगर हम टू को हटा देते हैं तो ये प्राइस का फॉर्मूला बन जाता है। अब ए क्या होता है? ए वो प्राइस होता है जहाँ पर हमारी डिमांड जीरो हो जाती है। मतलब हम प्राइस को बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, एक टाइम वो आएगा कि लोग प्रोडक्ट को खरीदना ही बंद कर देंगे। इसको हाईएस्ट प्राइस बोल सकते हैं। बी क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कितना प्राइस में चेंज होने पर कितनी हमारी डिमांड चेंज होती है, मतलब चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन डिमांड। क्यू क्या होता है? ऑप्टिमम डिमांड क्वांटिटी। ये आपको एक दो बार रिवाइज कर लेना है। अगर आपको ये सब आता है ना तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इजी आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये हमें पी दिया हुआ है, ये क्यू दिया हुआ है। पी सेलिंग प्राइस, क्यू क्वांटिटी। हमारा सेलिंग प्राइस 100 है तो हमारी क्वांटिटी जो रहती है, डिमांड जो रहती है वो 500 की रहती है। यार ये इन्होंने थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसको यार काट के ना आप 110 कर लेना। अब देखो ना यार, हमारा प्राइस 100 था तो हमारी डिमांड रहती थी 500। हमने प्राइस को कम किया 90 किया तो डिमांड भी कम हो गई। ऐसा कैसे यार? मतलब पब्लिक बोल रही है कि हमें सस्ता दोगे तो हम कम खरीदेंगे, महंगा दोगे तो हम ज़्यादा खरीदेंगे। ऐसा नहीं होता है यार। ये हुआ ये है कि इन्होंने 100 से 110 पे प्राइस को लेके गए तो इनकी डिमांड कम हुई है। आईसीआई का सोल्यूशन भी 110 मानकर ही किया गया है। अब देखो हमसे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम, क्या पूछा है हमसे। रिलेशनशिप बता दीजिए आप पी एंड क्यू के बीच में। पी एंड क्यू के बीच में रिलेशनशिप कहाँ से हमें पता चलेगा? यहाँ पर पी एंड क्यू है क्या? क्यू तो है यहाँ लेकिन पी नहीं है। पी एंड क्यू कहाँ पर है? ये क्यू ये पी, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी क्यू इक्वल्स टू प्राइस। चलो हम लगा के देख लेते हैं। ए माइनस बी क्यू इक्वल्स टू प्राइस। हमें पी नहीं निकालना है, क्यू नहीं निकालना है, क्योंकि इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप पूछी है। निकालना क्या है हमें? ए एंड बी। तो ए कैसे निकलेगा? सबसे पहले बी निकाल लेते हैं। बी क्या होता है? चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना चेंज हो रहा है? 10। प्राइस में 10 का चेंज होता है तो डिमांड हमारी चेंज हो जाती है 20 से। तो मतलब चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन डिमांड, ये कितना है? 0.5। बी तो हमारा आ गया 0.5। अब हमें चाहिए ए। ए क्या होता है? जहाँ पर डिमांड जीरो रहेगी। हम कह सकते हैं इसको हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि डिमांड जीरो हो जाएगी। कितना बढ़ाएं हम इसको कि डिमांड जीरो हो जाए? तो देखो क्वांटिटी हमारी डिक्रीज होती है 20 से, अगर हमने प्राइस को इंक्रीज किया है 10 से। हमें क्वांटिटी डिक्रीज करानी है पूरी की पूरी 500 ताकि ये जीरो हो जाए। तो क्वांटिटी अगर डिक्रीज होगी 500 से तो प्राइस कितना हमारा इंक्रीज करना पड़ेगा? तो 10 इसको डिवाइड किया 20 से और मल्टीप्लाई बाय 500, ये आ गया 250। अगर हम 250 से प्राइस को बढ़ा देते हैं तो हमारी डिमांड जीरो हो जाती है। प्राइस अभी है कितना? 100, इसको 250 से बढ़ाया तो 350 हो गया। 350 पर हमारी डिमांड जीरो रहेगी। तो ए हमारा निकल के आ गया 350। बस हमें फॉर्मूला में पुट करना है ए 350 माइनस बी 0.5 और क्यू ऐसे ही रहेगा। तो हमारी रिलेशनशिप ये बन गई पी एंड क्यू के बीच वाली। अब देखो लास्ट में क्यू है, यहाँ लास्ट में जो पी दे रखा है ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। बीच में माइनस है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, ये वैसे ही गलत हो गया। बचा क्या? ये हमारा आंसर है। आप देख सकते हो पी इक्वल्स टू 350, यहाँ माइनस माइनस की जगह क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 0.5 क्यू, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है? मार्जिनल रिवेन्यू वाला इक्वेशन आप बता दीजिए। मार्जिनल रिवेन्यू वाला इक्वेशन क्या होता है? मार्जिनल रिवेन्यू हमने देखा था ना, मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस टू बी क्यू। ए हमें पता है 350, टू और बी हमें पता है 0.5 क्यू। तो ये बन जाएगा 350 माइनस 1 क्यू, ठीक है। जहाँ पर पी दिया हुआ है लास्ट में हमारा क्यू आया ना, जहाँ पर पी दिया हुआ है वो तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। बीच में माइनस है हमारा, यहाँ प्लस दिया हुआ है, ये वैसे ही गलत हो गया। तो बचा क्या? ये आप मैच कर सकते हैं। एम आर इक्वल्स टू 350 माइनस 1 क्यू। ये माइनस की जगह क्वेश्चन मार्क इन्होंने दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसका आंसर ये हो गया। अब क्या पूछा है हमसे? क्यू बता दीजिए आप। अगर वेरिएबल कॉस्ट 150 है, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, हमारा वेरिएबल कॉस्ट कौन से वाले फॉर्मूला के अंदर आता है? ए माइनस टू बी क्यू इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। ऊपर फॉर्मूला देखा था ना। ए हमें पता है 350, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्यू, क्यू हमें निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ दी हुई है 150, तो बस क्यू निकल के आ जाएगा 200। ये आंसर हो गया। उसके बाद क्या बोला है? सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमम रखना है? प्राइस का फॉर्मूला हमने देखा था ना, P इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू। बस 2 हटा देते हैं हम यहाँ से,
ठीक है, हमें क्या पता है, ए भी पता है हमें, क्यू हमने अभी ऊपर निकाला है 200, और बी भी हमें पता है 0.5, तो 350 माइनस 0.5 इंटू 200, ये निकल के आ गया 250। उसके बाद इन्होंने बोला है कि मार्जिनल कॉस्ट वाला जो कर्व होता है वो मार्जिनल रिवेन्यू वाले कर्व को नीचे से कट करता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने यहाँ पे ग्राफ डाल दिया था, एक बार आप देख लेना। ये मार्जिनल कॉस्ट वाला कर्व होता है, ये नीचे से कट करता है इस मार्जिनल रिवेन्यू वाले कर्व को, बस यही पूछ रहे हैं। केस स्टडी 15 क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। क्या पूछा है, रैंकिंग आप बता दीजिए एज पर प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट। प्रोडक्ट रिटर्न क्या है, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। पर मिनट, यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स मिनट है, जो हमने केस स्टडी 4 एंड 5 किया था वहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स थे, लिमिटेड रिसोर्स। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंक निकालने का तरीका सेम रहेगा। एक्स वाई जेड हमने लिया, इनका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दी है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। एक यूनिट को बनाने में मिनट्स कितने लगते हैं, 15, 15 से डिवाइड किया तो एक मिनट का कंट्रीब्यूशन आ गया। इसी तरह से हमने वाई का निकाला, इसी तरह से जेड का। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर मिनट किसका आया, वाई का, तो रैंक 1 वाई, उसके बाद जेड, उसके बाद एक्स। देखिए वाई देन जेड देन एक्स, आंसर 3। उसके बाद पूछते हैं आप रैंकिंग बता दीजिए एज पर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। देखो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू हम रैंक निकालें या फिर कंट्रीब्यूशन पर मिनट के हिसाब से निकालें, रैंक सेम ही आएगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको 2 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे, रैंक आपकी सेम ही रहेगी। देखिए रैंक वाई देन जेड देन एक्स, बिल्कुल सेम है ना जैसे पहले थी, बस थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू हम निकालते कैसे हैं वो एक बार देख लेंगे। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन पर मिनट जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, उसके बाद इसको बस डिवाइड करना होता है फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट से। तो हमें क्या चाहिए, फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट, ये तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पर दी होगी क्वेश्चन के अंदर, फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई है, टोटल मिनट्स दिए हुए हैं, तो ये डिवाइडेड बाय टोटल मिनट्स, तो 1 मिनट की फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी ना, फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट। यहाँ तक हमने निकाल के रखा हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट हमने निकाली, 2 लाख डिवाइडेड बाई 1,25,000, ये 1.6 आ गए तीनों में। उसके बाद हमने थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकाल लिया, वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट, तो ये आ गया। सबसे ज़्यादा किसका है, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। देखो रैंक बिल्कुल सेम है, 1 2 3 जो यहाँ पे थी। उसके बाद हमसे क्या पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं है इनमें से, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट को लेकर। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होता है, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑफ बोटलनेक एक्टिविटी शुड डिटरमाइन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन बोटलनेक एक्टिविटी। देखो नॉन बोटलनेक एक्टिविटी का प्रोडक्शन होता है मान लो 1000 बोतल का, 1000 यूनिट्स का, और जो नॉन बोटलनेक है ना वो 2000 बना के रख देते हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, फिर इन दोनों को मिला के फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये डिसाइड करेंगे कि भाई हम टोटल 1000 बना सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि आप भी 1000 बनाओ। आपने 2000 बना के रख दी तो 1000 फालतू में पड़ी रहेंगी, WIP इकट्ठा होता रहेगा। तो इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं बोटलनेक वाले कि दूसरी वाली एक्टिविटीज़ का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, होना है। बिल्कुल सही है, वर्कर ऑफ नॉन बोटलनेक मशीन शुड बी मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। नॉन बोटलनेक वालों को हम बोलेंगे कि भाई अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे उल्टा नुकसान हो जाएगा। ये लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, WIP बढ़ता चला जाएगा, ये लोग बना बना के इधर बोटलनेक वाले डिवीजन में ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ इकट्ठा होता रहेगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है, ये बोटलनेक वाले की डिवीजन की कैपेसिटी कम है। तो ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्या बोला था ना, नॉट ट्रू, तो आंसर ये आ गया नॉट ट्रू। और यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि कंस्ट्रेंट कैन बी रिमूव्ड बाय एलिवेटिंग सिस्टम बोटलनेक, सिस्टम बोटलनेक की एफिशिएंसी को इंप्रूव करके कंस्ट्रेंट को रिमूव किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी सेम बात दोबारा से उन्होंने बोल दी कि एफिशिएंसी को इंप्रूव करके, यानी कि हमें पता है कि नंबर ऑफ आवर्स या मिनट्स हमारे पास इसकी कमी है मिनट्स की, तो हम थोड़ा सा मशीन की एफिशिएंसी बढ़ा के कम मिनट्स में ज़्यादा प्रोडक्शन करके बोटलनेक को कहीं ना कहीं रिमूव कर सकते हैं। नॉट ट्रू, फिर से पूछा है कि ट्रू कौन सा नहीं है। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट या थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के बेसिस पर आपको बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के अंदर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के अंदर पुश अप्रोच लगती है। देखो अभी हमने देखा था ना कि हमने
टोटल प्रोडक्शन हमारा, टोटल डिमांड हमारी इतनी रहेगी, इसको बनाने के लिए हमें इतने नंबर ऑफ आवर्स चाहिए, ऐसे करके हम देखते हैं ना। तो ये सब ना एस्टिमेशन के बेसिस पर चलता है, ये एक्चुअल डिमांड नहीं होती है, सब कुछ एस्टिमेशन के बेसिस पर चल रहा होता है। पुश पुश अप्रोच क्या होती है, जहाँ पर एस्टिमेशन के बेसिस पे हम डिमांड निकालते हैं। पुल अप्रोच क्या होती है, एक्चुअल डिमांड के बेसिस पर हम अपना प्लान बनाते हैं पूरा का पूरा, वो पुल अप्रोच होती है। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के अंदर पुश अप्रोच लगती है, ना कि पुल अप्रोच, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, एक डिसएडवांटेज होता है थ्रूपुट अकाउंटिंग का, कि यहाँ पर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फिक्स्ड नहीं बना सकते। अब देखो ये क्या बोलता है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल फिक्स्ड होते हैं, बट ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कुछ हद तक फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था इंजीनियरिंग आर्ट्स वाला, तो इंजीनियरिंग आर्ट्स वाला वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड नहीं था ना, वो चेंज हो रही थी वाली कॉस्ट, तो वो चेंज हो सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें, बट ये क्या बोलता है कि सारी की सारी कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल फिक्स्ड है। तो ये कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज है, हम ऐसे क्लासीफाई नहीं कर सकते। उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो एक से ज्यादा है तो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल सही बात है, देखो हमने यहाँ पर देखा था थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो कितना आ रहा है, एक्स का 1.25, 2.5 और इसका आ रहा है 1.875, सबका मोर देन 1 है। अब ऐसा सोचो कि कंट्रीब्यूशन पर मिनट जो है ये एक्स का 1.5 होता, एक मिनट के अंदर हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं 1.5, लेकिन एक मिनट के अंदर हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी जा रही है 1.6, तो ये कंट्रीब्यूशन फैक्ट्री कॉस्ट को रिकवर ही नहीं कर पा रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट एक्स तो लॉस में चला गया ना, वो यही कह रहे हैं। अब देखो अगर ये 1.5 होता तो इसका थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कितना आता, वो 1 से कम आता, 1.5 डिवाइडेड बाई 1.6, ये आता 0.93 कुछ आता। वो इसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अगर ये 1 से नीचे चला जाता है तो हमारा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। ये इसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये फोकस करता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पर। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो किस चीज़ पर फोकस करता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पर, बिल्कुल गलत। ये क्या निकाल के देता है कि रैंक निकाल के देता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ये है, सबसे पहले इसको बनाओ उसके बाद इसको बनाओ, मतलब ये प्रॉफिट पर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करता है, ना कि क्वालिटी ऑफ गुड्स पर। तो ये इनकरेक्ट है। केस स्टडी 16 क्वेश्चन देखते हैं सीधा। क्या पूछा है, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ टॉय एच। टारगेट कॉस्ट के अंदर क्या होता है, हमने एक टारगेट सेलिंग प्राइस सेट करते हैं, मान लो 100%, हमने बोला कि सेलिंग प्राइस हम 100 रखेंगे। एक टारगेट प्रॉफिट सेट करते हैं कि इस पर प्रॉफिट जो हमें कमाना है वो 25% कमाना है, मीन्स 25 का प्रॉफिट, और ये बैलेंसिंग फिगर क्या बचा 75 कॉस्ट, इसी को हम टारगेट कॉस्ट बोल देते हैं। अब इसमें कभी कभी रॉयल्टी वगैरह दे रखी होती है तो वो भी साथ में माइनस कर देंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। देखो इन्होंने दिया है टारगेट सेलिंग प्राइस 500 का, प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस, और ये रॉयल्टी भी दी है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो 500 माइनस टारगेट प्रॉफिट माइनस रॉयल्टी 20% की, ये कितना है 125, और ये 100, दोनों को माइनस किया 275, ये हमारा टारगेट कॉस्ट 275। यहाँ पर कैलकुलेशन। उसके बाद क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय एच। टारगेट कॉस्टिंग अलग चीज़ होती है, एक तरह से वो बजटेड होती है, और ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहाँ है, ये इन्होंने बोला है, कंपोनेंट H1 इतना लगता है, H2 इतना लगता है, लेबर इतनी लगती है, ये सब मिला के टोटल कितना आया 260। अब इन्होंने बोला है कि इन एडिशन टू द अबव ईच टॉय रिक्वायर 0.6 kg ऑफ अदर मटेरियल, जिसकी कॉस्ट 40 पर kg होती है, और इसमें से 4% वेस्ट हो जाता है। इन्होंने बोला है कि वो यूजेबल नहीं होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मीन्स ये 0.6 kg जो है ना, आफ्टर 4% ऑफ वेस्टेज है, 4% वेस्ट हो गया, उसके बाद ये निकल के आया, मतलब ये 0.6 kg जो है ये 96% है। इसका 100% कितना होगा 0.625, खरीदना तो इतना ही पड़ेगा ना 0.625, जिसकी कॉस्ट आएगी 40 पर kg के हिसाब से, तो ये कितना आएगा 25, इतनी कॉस्ट हमारी लगेगी। 260 ये आया इन सब का टोटल, और 25% अदर मटेरियल, ये 0.6 kg, टोटल 285, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई। आंसर 1 285। उसके बाद क्या पूछा है, कॉस्ट रिडक्शन हमें कितना करना होगा टू मीट द टारगेट कॉस्ट ऑफ टॉय एच। टारगेट कॉस्ट हमारी कितनी आई थी 275, बट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है 285,
तो कम करना पड़ेगा ना इसको थोड़ा सा, कितना कम करना पड़ेगा टारगेट को मीट करने के लिए, ₹10 से, ये आंसर। इनमें से क्या फॉल्स है? टारगेट कॉस्टिंग मार्केट ड्रिवन अप्रोच है और इसके अंदर कस्टमर की नीड्स का ध्यान रखा जाता है। जब हम टारगेट सेलिंग प्राइस सेट करते हैं ना, तो इसमें हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एक तो कस्टमर की नीड्स और दूसरा मार्केट की कंडीशन, कंपटीशन वगैरह। तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरा बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं। इनिशियल डिज़ाइन, इंजीनियरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, सर्विस कॉस्ट, हम सब कुछ कंसिडर करते हैं, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रैटेजी ऑफ यूजिंग टारगेट कॉस्टिंग में अफेक्ट क्वालिटी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमने टारगेट कॉस्ट सेट की 75, बट हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है 85। हम इसको ज़बरदस्ती यहाँ पे ले जाने की कोशिश करेंगे, 10 रुपीज़ कम करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन थ्रू टारगेट कॉस्टिंग इज टेम्परेरी इन नेचर, नहीं ये टेम्परेरी नहीं होता है। टारगेट कॉस्टिंग कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का एक पार्ट है, जिसके थ्रू हम अगर कॉस्ट रिडक्शन करते हैं तो वो टेम्परेरी नहीं होता है, वो परमानेंट होता है। तो ये फॉल्स है, फॉल्स पूछा था उन्होंने, हमारा आंसर ये है। प्रोडक्टिविटी, वैल्यू इंजीनियरिंग, इफेक्टिवनेस, इन सब की हेल्प से हम यहाँ पर कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, जो कि परमानेंट होती है। नेक्स्ट पूछा यूटिलिटी ऑफ टारगेट कॉस्टिंग लोअर कहाँ पर रहेगी? मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट कमिटेड इन डिज़ाइन फेज। आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी इसकी टारगेट कॉस्टिंग की, तो जहाँ पर डिज़ाइन फेज के अंदर ही सारी की सारी कॉस्ट कमिट कर दी जाती है, ये मोस्ट सुटेबल कंडीशन होती है टारगेट कॉस्टिंग लगाने के लिए। तो यहाँ पर तो हाई चांसेस रहेंगे। हमसे क्या पूछा है, लोअर चांसेस कहाँ पर रहेंगे, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला है सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए। देखो टारगेट कॉस्टिंग मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाई गई है, तो यहाँ पर लोअर चांसेस रहेंगे इसको लगाने के सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो ये ठीक है क्योंकि उन्होंने लोअर पूछा है। उसके बाद हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, जहाँ पर कंपटीशन लेवल हाई होता है वहाँ पर टारगेट कॉस्टिंग लगाने के चांसेस हाई होते हैं। अभी हमने देखा था ना, जब हम टारगेट सेलिंग प्राइस को सेट करते हैं तो उसमें हम कुछ चीज़ें ध्यान रखते हैं, जैसे कि यूज़र्स की नीड और दूसरा मार्केट कंडीशन या फिर मार्केट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर हाई चांसेस रहते हैं, ये आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, रॉ मटेरियल, वो इंडस्ट्रीज जो इन्वॉल्व है रॉ मटेरियल बनाने में। अब देखो रॉ मटेरियल के अंदर कोई डिज़ाइनिंग फेज़ नहीं होता है, और जहाँ पर डिज़ाइनिंग फेज़ के अंदर हम सारी की सारी कॉस्ट कमिट कर देते हैं, वो मोस्ट सूटेबल कंडीशन होती है, तो यहाँ पर लोअर चांसेस रहेंगे। तो ये ठीक है, ये ठीक है, इन्होंने लोअर चांसेस का पूछा था। तो आंसर इज 2 एंड 4। केस स्टडी 17 क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट आप बता दीजिए यूनिट्स में। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। हमें क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट 8 लाख। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन्होंने लगाया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था केस स्टडी 12 के अंदर, एक तो उन्होंने ट्रेडिशनल कॉस्ट का डेटा दिया था और फिर बाद में प्रपोज्ड वाला उन्होंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगा दिया था प्रपोज सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट एक सिंगल अमाउंट में दी थी, जो भी थी वो, बट यहाँ पर उन्होंने फिक्स कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक इंजीनियरिंग आर्ट्स वाली फिक्स कॉस्ट, एक सेटअप वाली फिक्स कॉस्ट और तीसरी अदर फिक्स कॉस्ट। तीनों को मिला के 85,000 आया था। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर एक से ज़्यादा फिक्स कॉस्ट हो सकती है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने 8 लाख देखा और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या निकाल दिया, बीईपी, गलत हो जाएगा। एक बार देख लेना फिक्स कॉस्ट, एक तो ये है यहाँ पर, दूसरा एक और दिया है सेटअप, सेटअप वाली कॉस्ट पिछली बार भी थी ना, पीछे वाले क्वेश्चन में 400 सेटअप्स लगते हैं, एक सेटअप की कॉस्ट 500 आती है, तो 2 लाख ये दोनों फिक्स कॉस्ट का पार्ट बनेगा, यानी कि 10 लाख। ये वाला प्रपोज्ड सिचुएशन के लिए दिया हुआ है। अभी हमसे क्या पूछा है, करंट, तो करंट में सिर्फ ये वाली फिक्स कॉस्ट हम लेंगे 10 लाख। उसके बाद सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दी है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1000, 10 लाख हमारी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 1000। तो बीईपी कितना है हमारा 1000 यूनिट्स, ये आंसर है। उसके बाद क्या पूछा है, करंट प्रॉफिटेबिलिटी आप बता दीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है वो। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट नेट प्रॉफिट होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमें पता है 1000, 1000 था हमारा। अब नंबर ऑफ यूनिट्स एक बार देख लेते हैं कितनी है, 10,000 यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1000 है, तो हमारा कितना है 1 करोड़ आएगा। 1 करोड़ हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली थी 10 लाख, तो 90 लाख का नेट प्रॉफिट।
उसके बाद पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट आप बता दीजिए प्रपोज्ड सिचुएशन के अंदर। प्रपोज सिचुएशन की फिक्स कॉस्ट हमें देखनी पड़ेगी। ये वाला तो लेना ही है, इस बार ये वाला नहीं लेना है क्योंकि ये करंट वाला था, इसकी जगह पर ये प्रपोज्ड वाली सेटअप कॉस्ट हमें लेनी है। 200 सेटअप्स लगेंगे, पिछली बार ओल्ड सिचुएशन के अंदर 400 सेटअप्स लगते थे, यहाँ 200 सेटअप की पर सेटअप की कॉस्ट सेम है हमारी, तो 1 लाख आ गया। 8 लाख प्लस 1 लाख 9 लाख। बट एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पर दी हुई है कि पहले हम 25 यूनिट्स बनाते थे एक बैच के अंदर, अब एक बैच के अंदर 50 यूनिट्स हम बनाने लगे। इससे क्या होगा, इन्वेंट्री हमारी बढ़ जाएगी। अब इन्वेंट्री स्टोरेज की कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगेगी, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि इस एडिशनल इन्वेंट्री की वजह से 75,000 पर मंथ हमें एक्स्ट्रा और करने पड़ेंगे। ये भी तो फिक्स कॉस्ट है। तो ये 3 फिक्स कॉस्ट आएंगी प्रपोज सिचुएशन के अंदर, 8 लाख और 1 लाख सेटअप कॉस्ट और 75,000 एक्स्ट्रा स्टोरेज कॉस्ट। कितना हुआ टोटल, 9,75,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमारा वही रहेगा 1000, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना है हमारा, 975 यूनिट्स। ये देखिए 9,75,000 डिवाइड बाई 1000, 975 यूनिट्स, ये आंसर है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आप बता दीजिए प्रपोज्ड सिचुएशन के अंदर। फिर से वही, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें पता है 1000, नंबर ऑफ यूनिट्स पता है हमें 10,000, 1 करोड़ आया। फिक्स कॉस्ट अभी ऊपर निकाली थी 9,75,000, तो 90,25,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद क्या पूछा है कि क्या हमें प्रपोज्ड चेंज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब देखो क्लियर है ना बिल्कुल, यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया प्रपोज सिचुएशन के अंदर, 90,25,000, और पहले कितना आया था ओल्ड सिचुएशन के अंदर, 90 लाख। 25,000 का फायदा हो रहा है ना हमें प्रपोज्ड चेंज की वजह से, हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यस, ये नो है, ये नो है, ये तो वैसे ही गलत हो गए। यस वालों को देख लेते हैं, क्या बोला है, मंथली प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही बोला है। यस, लेसर सेटअप टाइम, हाँ बिल्कुल सही बोला है। सेटअप हमारे पहले 200 हुआ करते थे, नहीं 400 हुआ करते थे, और प्रपोज सिचुएशन के अंदर 200 हो गए, जिसकी वजह से हमारी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है। आंसर इज 1 एंड 2, 1 एंड 2। उसके बाद पूछा है कि सेटअप कॉस्ट में कौन सी लेबर कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखो बाहर से हमने हायर किया है सेटअप के लिए, कुछ लेबर को हमने बाहर से हायर किया है सेटअप के लिए, इनको तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो ये वाली कॉस्ट को हम इंक्लूड करेंगे। हमारी परमानेंट लेबर है खुद की कंपनी की, ये लोग खाली बैठे हैं, इनको हमने बोला कि आप सेटअप में लग जाओ, इनको अलग से कोई पैसे तो देने नहीं है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद आंसर तो हमारा आ गया है, उन्होंने बोला था क्या इंक्लूड नहीं करना है, तो इसी को इंक्लूड नहीं करना है। ओवर टाइम, हमने सेटअप की वजह से ओवर टाइम लगवा दिया एम्प्लॉइज से, तो इसके पैसे अलग से देने पड़ेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमारी अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग गई है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे, हमारी लेबर इंगेज थी किसी प्रोडक्टिव काम में, हमने उनको वहाँ से हटा के इस सेटअप में लगा दिया, तो ये वाला काम कौन करेगा, ये वाला काम हमारा रुक गया ना, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग गई। या तो इस वाले काम को कराने के लिए हमें बाहर से लेबर लानी पड़ेगी, उसके पैसे लगेंगे, यानी कि कॉस्ट तो हमारी इनकर होनी ही है, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। सिर्फ ये वाली इंक्लूड नहीं करेंगे अगर ये सिचुएशन होती है तो आंसर इज दिस। अब क्या पूछा है यहाँ पर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा फॉलो करती है कंपनी, पुल सिस्टम, पुश सिस्टम, जस्ट इन टाइम या फिर बैच लेवल। पुल सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक्चुअल ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट किया जाता है। पुश सिस्टम के अंदर एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट किया जाता है। जस्ट इन टाइम के अंदर क्या होता है, जैसे ही हमारे पास कस्टमर का ऑर्डर आया, हम सप्लायर को बोलते हैं कि हमें ये वाला रॉ मटेरियल चाहिए, उस पर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, पैकिंग करते हैं और कस्टमर को डिलीवर करा देते हैं। फिर दूसरा ऑर्डर आता है, फिर सप्लायर को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल चाहिए, और उसके बाद उस पर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं, कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। ये जस्ट इन टाइम हो गया। बैच लेवल के अंदर क्या होता है, ये हमारा प्रोडक्ट पर हम बैच नंबर मेंशन कर देते हैं। क्यों करते हैं, ताकि अगर कोई फॉल्टी प्रोडक्ट निकला तो हम उसके बैच तक पहुंच पाएँ, और हम चेक करेंगे कि इस बैच पर कौन सा प्रोसेस लगा था, फिर उस प्रोसेस को हम ठीक कर पाएँ। ये बैच लेवल होता है। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं है, जस्ट इन टाइम वाली कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं है, फुल सिस्टम वाली कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं है कि हम एक्चुअल ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पर बना रहे हैं। पुश सिस्टम मीन्स एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट। इसका हिंट आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा, हम देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ दिया है, एज क्वार्टरली एक्सरसाइज मैनेजमेंट इज रीअसेसिंग प्रोडक्शन शेड्यूल। मीन्स एक क्वार्टर में एक बार रीअसेस किया जाता है। मैनेजमेंट ने पहले क्वार्टर में बोला कि मंथली डिमांड हमारी 10,000 यूनिट्स की रहेगी,
पहले महीने में 10,000, दूसरे महीने में 10,000, तीसरे महीने में 10,000, ये एक्सपेक्टेशन ही तो है हमारी। तो कहीं ना कहीं ये क्या फॉलो कर रहे हैं, पुश सिस्टम। एक आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, यहाँ दिया है कि करंटली 25 यूनिट्स बनाई जाती हैं एक बैच के अंदर, प्रपोज सिचुएशन के अंदर 50 यूनिट्स बनाई जाती हैं एक बैच के अंदर। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि ये तो बैच मैनेजमेंट सिस्टम है, नहीं। बैच मैनेजमेंट सिस्टम वो होता है जहाँ पर हम प्रोडक्ट पर मेंशन कर देते हैं उसका बैच नंबर, ताकि इस प्रोडक्ट के बैच को ट्रेस कर पाएँ। यहाँ पर बैच में यूनिट तो बन रही है, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं है कि हम प्रोडक्ट पर उसका बैच नंबर या बैच डिटेल मेंशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, पुश सिस्टम। ये इसका आंसर रहेगा, आंसर 2। केस स्टडी 18, क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। क्या पूछा है, अगर डिवीजन वाई को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए तो वेरिएबल कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट आएगा फॉर राबी लिमिटेड। देखो क्या दिया है, ये डिवीजन वाई है जिसको हम बंद करने का सोच रहे हैं, ये डिवीजन एक्स है और ये टोटल कंपनी का डेटा है। नीचे दिया है यहाँ वेरिएबल कॉस्ट 90% ऑफ नॉर्मल रेट्स लगती है ड्यू टू करंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। करंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हमारा हाई होगा, जिसकी वजह से हो सकता है हमें सप्लायर ने डिस्काउंट दिया हो 10% का, इस वजह से वेरिएबल कॉस्ट हमारी 36 लाख लग रही है। लेकिन अगर डिवीजन वाई को हम बंद कर देते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी, पूरी 100% हो जाएगी, मीन्स 40 लाख। तो हमारी कितने से कॉस्ट बढ़ गई है, 4 लाख से। यही पूछा है कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितने से बढ़ जाएगी डिवीजन वाई को डिसकंटिन्यू करने के बाद। तो आंसर इज 4 लाख। अब ये एक्स्ट्रा देखो थोड़ा सा, डिवीजन वाई को बंद करने के बाद की कंडीशन हम देखते हैं। सेल हमारी 50 लाख रहेगी, यहाँ देखो करंट वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन की वजह से हमारी कॉस्ट 90% लगती थी वेरिएबल वाली। जैसे ही हमने वाई को बंद किया तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन डाउन चला गया, जिसकी वजह से अब हमारी 100% लगेगी पूरी कॉस्ट, मीन्स 40 लाख। अब देखो 50 लाख की हमारी सेल रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, 40 लाख। अभी हमने देखा 10 लाख का कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस किया हमने फिक्स कॉस्ट, तो नेट प्रॉफिट 8 लाख का आ गया पूरी कंपनी का। पहले पूरी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था, 10 लाख। तो हमें टोटल 2 लाख का नुकसान हो गया डिवीजन वाई को बंद करने की वजह से। तो क्या बंद करना चाहिए इसको, आंसर इज नो। एक बार देखते हैं आगे क्वेश्चंस में पूछा होगा कहीं ना कहीं कुछ। तो क्या बोला इन्होंने, डिवीजन वाई को अगर डिसकंटिन्यू किया जाता है व्हाट विल बी द सेविंग टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट। देखो यहाँ ऑप्शंस में दिया है, नेट लॉस हमारा 2 लाख होगा, नेट बेनिफिट होगा, अभी हमने ऊपर निकाला था ना नेट लॉस 2 लाख का, तो ये आंसर सही है। नेट बेनिफिट होगा, आंसर इज गलत, नो प्रॉफिट नो लॉस गलत, नेट बेनिफिट 3 लाख का होगा, ये भी गलत है। आंसर तो हमारा आ गया, बट इन्होंने 2 एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी हैं, सेविंग 5 लाख, इंक्रीज इन कॉस्ट 7 लाख। ये देख लेते हैं ये क्या है। सेविंग देखो कैसे हुई है हमें 5 लाख की, डिवीजन वाई को हमने बंद किया, यहाँ पर हमारी 5 लाख की फिक्स कॉस्ट जाती थी जो अब नहीं जाएगी, ये 5 लाख की सेविंग हो गई हमें। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो गया है, -4 लाख, ये 4 लाख का हमें लॉस हो गया। उसके बाद डिवीजन वाई हमें कंट्रीब्यूशन कमा के देता था 3 लाख का, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर आएगा ना, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पीछे भी देखा था हमने। तो ये 3 लाख का इस तरह से एक कॉस्ट ये लग गई, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लगी है, 7 लाख। टोटल हमें बेनिफिट कितना हुआ है, 5 लाख। टोटल हमें नेट लॉस कितने का हुआ है, 2 लाख। इस तरह से ये दिया हुआ है, तो आंसर इज 1। उसके बाद देखते हैं राबी लिमिटेड रिकंसिडर कर रही है अपने इस डिसीजन को, जो इन्होंने डिवीजन वाई को बंद किया था, इस डिसीजन को रिकंसिडर करिए। क्यों, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आ रहा है ब्रांड इमेज पर। तो क्या ये कौन सा कंसिडरेशन है, रेलिवेंट कॉस्ट कंसिडरेशन है, आंसर इज नो, ब्रांड इमेज की बात चल रही है। फाइनेंशियल कंसिडरेशन है, आंसर इज नो, ब्रांड इमेज की बात चल रही है। कहीं ना कहीं नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन है, एथिकल कंसिडरेशन है, आंसर इज नो, ये नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन है। तो आंसर इज 4। इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन की। पहला बोलते हैं, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन बायस हो सकता है, आंसर इज यस, ये हो सकता है, ये एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल हम लॉस इनकर कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट में, फिर भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये बायस है ना कहीं ना कहीं। क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं, हो सकता है ब्रांड इमेज या गुडविल वगैरह की वजह से। तो हाँ, ये लिमिटेशन है। इम्प्रॉपर मेजर विल लीड कंपनीज टू ड्रॉ अटेंशन ऑन रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा हो सकता है कि हमारे अगर मेजर्स इम्प्रॉपर निकले तो हो सकता है कि हमारा अटेंशन शिफ्ट हो जाए गलत चीज़ों पर। तो हाँ, ये ऐसा हो सकता है और ये एक लिमिटेशन है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स फोकस करते हैं उन फैक्टर्स पर जो हमारी सस्टेनेबिलिटी बनाए रखते हैं लॉन्ग रन में। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स की वजह से हमारी सस्टेनेबिलिटी बनी रह सकती है लंबे टाइम तक। तो ये लिमिटेशन है, नहीं ये लिमिटेशन नहीं है, ये तो बेनिफिट है।
उसके बाद क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर ड्यू टू लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल रिलायबिलिटी। हाँ, हो सकता है कि हमें डेटा गलत मिला हो जिसकी वजह से एरर हो जाए, तो ये एक लिमिटेशन है। मीन्स ये लिमिटेशन नहीं है, ये तो एक बेनिफिट है। आंसर इज 3। केस स्टडी 23 क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। क्या पूछा है, वेरिएंस बता दीजिए आप फॉर आइस। आइस इनका एक रॉ मटेरियल है। तो यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, दो वेरिएंस इन्होंने पूछे हैं। एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में? स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के बीच का डिफरेंस होता है वेरिएंस। अब ये वेरिएंस चाहे लेबर कॉस्ट वाला हो, चाहे मटेरियल यूसेज वाला हो, चाहे प्राइस वाला वेरिएंस हो, चाहे सेल्स वॉल्यूम वाला वेरिएंस हो, वेरिएंस तो यही होगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अब एक बार ये देखना है इसको मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना है। अगर हम यूसेज की बात करें, यूसेज मीन्स यूज। यूज किस चीज़ का होता है? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल की क्वांटिटी का यूसेज होता है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, वेरिएंस तो आ गया। अब इसको वैल्यू में निकालने के लिए, रुपीज़ में निकालने के लिए हमें एक रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, प्रोडक्शन मैनेजर का परफॉर्मेंस हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन करके। प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला था कि मैं यहाँ पर 10 kgs रॉ मटेरियल की क्वांटिटी लगेगी, बट एक्चुअल में लगी कितनी? 9 kg। तो ये तो फ़ायदा हो गया। उसने बोला था 10 kg लगेगा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बट 9 kg में ही काम हो गया। 1 kg उसने बचा दिया। 1 kg की वैल्यू कितनी? 1 kg का रेट दिया होगा। रेट एक तो वो होगा जो आज है एक्चुअल वाला, एक वो होगा जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले। कौन सा वाला रेट ले? जो मार्केट में आज एक्चुअल रेट चल रहा है। तो क्या इससे हमारे प्रोडक्शन मैनेजर का कोई लेना देना है? इसमें एक्चुअल रेट में प्रोडक्शन मैनेजर का कोई हाथ है? आंसर इज नो। तो हम स्टैंडर्ड वाला रेट लेंगे, एक्चुअल वाला नहीं लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट लेना है। अब आप चाहे रट लो चाहे इसे समझ लो, रेट हमेशा वेरिएंस के अंदर यहाँ पे स्टैंडर्ड ही आएगा। उसके बाद हम समझते हैं प्राइस वेरिएंस को। प्राइस वाला वेरिएंस कैसे होगा? फिर से वही स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, प्राइस प्राइस। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम किस चीज़ का करें? क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे, बट कौन सी वाली, स्टैंडर्ड या एक्चुअल? तो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी हम लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड वाला रेट, और अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअल वाली क्वांटिटी। उसने मान लो हम परचेज मैनेजर के पास गए, या प्राइस मैनेजर उसको बोल लो, प्राइस मैनेजर के पास गए, हमने उसको बोला कि भाई हमें इतने केजीज का रॉ मटेरियल चाहिए, तू बता 1 kg कितने रेट में मिलेगा हमें। उसने बोला कि मैं आपको 100 रुपीज़ में दिलवा दूंगा 1 kg। बट एक्चुअल में क्या हुआ? उसने 90 रुपीज़ में दिलवा दिया। उसने तो फ़ायदा करा दिया ना हमारे लिए, 10 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। बट हमने एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी खरीदी? एक्चुअल में हमने 10,000 क्वांटिटी खरीदी थी, तो हमें टोटल फ़ायदा 1 लाख का हो गया। 1 लाख ये हमारे फेवर में है ना, इसलिए ये फेवरेबल, एफ लगा दिया हमने यहाँ पे। इस तरह से प्राइस वेरिएंस निकल जाएगा। अब देखो, इन्होंने पूछा था यूसेज वेरिएंस, हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं एक बार। एक चीज़ और है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है? ट्रेडिशनल वेरिएंस। ये ट्रेडिशनल हो सकता है, मीन्स पुराने ज़माने का, या फिर आज के ज़माने का। वेरिएंस दो तरह के होते हैं। अब देखो, डेटा इन्होंने दिया है ओरिजिनल स्टैंडर्ड, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। ट्रेडिशनल वेरिएंस के अंदर क्या होता है? पुराने ज़माने वाला वेरिएंस है, तो यहाँ पे ओरिजिनल का कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल से। इनको रिवाइज्ड वाले स्टैंडर्ड का कुछ अता पता ही नहीं था, तो ये सीधा ओरिजिनल को एक्चुअल से कंपैरिजन करते थे। तो अब यहाँ पे हम अगर ट्रेडिशनल वाला निकाल रहे हैं तो सीधा ओरिजिनल स्टैंडर्ड से एक्चुअल का कंपैरिजन करेंगे। अगर आज के ज़माने का होता ऑपरेशनल वेरिएंस, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करते, स्टैंडर्ड का एक्चुअल से, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड का एक्चुअल से। बट ट्रेडिशनल वाले में ओरिजिनल स्टैंडर्ड लेंगे। ये हमें केजीज में दिया हुआ है एक्चुअल, बट ये किस चीज़ में दिया हुआ है? यूनिट्स में। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड भी, स्टैंडर्ड भी। बट यहाँ पे क्या बोला ना, 5500 यूनिट्स लगेंगी, और एक यूनिट के अंदर 5 kg रॉ मटेरियल लगता है। तो हम टोटल कितने केजीज लगेगा वो निकाल सकते हैं ना, 5500 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इतना लगेगा, 27500 kg रॉ मटेरियल लगेगा हमारा। इसी तरह से हमने यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ केजीज में दिया हुआ है। यूसेज वेरिएंस हम निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 27500। एक्चुअल में कितनी लगी? 27225। तो हमारा फेवर में आ गया। देखो, लगनी इतनी थी 27,500, बट 27225 के अंदर ही काम हो गया, सेविंग हो गई हमारी। 275 यूनिट्स की सेविंग हो गई हमारी, 275 केजीज की। 1 केजी का रेट क्या है? रेट हमेशा स्टैंडर्ड लेते हैं, स्टैंडर्ड रेट 10 रुपीज़। तो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2750,
फेवर में आया हमारे। देखो ये है 2750, 2750 यहाँ भी दिया है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर इन दोनों में से एक है। अब प्राइस वेरिएंस और देख लेते हैं एक बार। प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, वही सेम, मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से, ठीक है। देखो ट्रेडिशनल वाला है इसलिए कंपैरिजन करेंगे ओरिजिनल का एक्चुअल से। प्राइस यहाँ पे कितना था स्टैंडर्ड वाला, ओरिजिनल स्टैंडर्ड 10, एक्चुअल में कितना हुआ 9.5, तो 10 माइनस 9.5 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 27225, ये हमारा आ जाएगा 13 समथिंग 13612.5, ये हमारे फेवर में आया। फेवर में कैसे, उसने बोला था कि मैं आपको 10 रुपीज़ में दिलवा दूंगा मटेरियल, बट 9.5 में ही मिल गया, 0.5 हमारा फेवर में आया ना, और टोटल क्वांटिटी हमने 27225 की खरीदी थी, तो हमारे फेवर में आएगा जो भी आएगा। तो दोनों फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल, ये भी। अब देखो यहाँ पे भी सेम अमाउंट है बट एडवर्स, तो ये वाला तो गलत हो गया, तो आंसर ये हो गया। इसके बाद आते हैं ऑपरेशनल वेरिएंस में। यहाँ पे अब ट्रेडिशनल की बात नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट होता है। वेरिएंस सेम वही पूछें, यूसेज प्राइस सेम तरीका रहेगा, बट कंपैरिजन किसका करना है ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशनल में हम रिवाइज्ड का स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करेंगे, ट्रेडिशनल में सीधा ओरिजिनल से एक्चुअल का। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी वाला वेरिएंस अगर हम निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रही, एक्चुअल क्वांटिटी वही है। इस तरह से हमने निकाला, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ली, और रेट कौन सा लेंगे हम, स्टैंडर्ड वाला, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वांटिटी कौन सी लेते हैं हम, एक्चुअल वाली, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रट के या समझ के कैसे भी। अब हमने यूसेज वेरिएंस निकाला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 26125 और एक्चुअल क्वांटिटी 27225, ये तुम्हारा नुकसान हो गया ना। उसने बोला था स्टैंडर्ड इतना लगना चाहिए 26125, बट लगा ज़्यादा, नुकसान हो गया, एडवर्स में आएगा, इतना तुम्हें पता है। रेट कौन सा लें हम, स्टैंडर्ड वाला 9.7, स्टैंडर्ड कौन सा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, रिवाइज्ड का एक्चुअल से कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, तो हमारा 10670 एडवर्स आया इस बार। उसके बाद प्राइस वेरिएंस सेम वही, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल रेट, उसके बाद क्वांटिटी कौन सी लेंगे, एक्चुअल। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड 9.7 था, एक्चुअल हमारा 9.5 था, क्वांटिटी एक्चुअल वाली 27225। तो देखो परचेज मैनेजर ने हमसे बोला था कि मैं आपको 9.7 में दिलवा दूंगा, बट दिलवाया कितने में, और भी कम में दिलवाया उसने, तो ये तो फेवर में होगा ना हमारे। हाँ तो ये जो आएगा 5445 ये फेवर में आएगा। तो देखो 10670 एडवर्स, 5445 फेवर, तो आंसर ये होगा 10670 एडवर्स एंड 5445 फेवरेबल। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे एक और आ गया, ये प्लानिंग वेरिएंस। एक तो हमने देखा था ट्रेडिशनल वाला जिसमें ओरिजिनल का कंपैरिजन एक्चुअल से करते हैं, एक हो गया ऑपरेशनल वाला आज के ज़माने का जिसमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड का कंपैरिजन एक्चुअल से करते हैं। अब देखो हमने एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उसके बाद हो सकता है आगे जाके हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिससे हमें अपने स्टैंडर्ड को ही रिवाइज करना पड़ जाए। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है सब्सिक्वेंट इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेशन हुआ है जिसकी वजह से हमें अपने स्टैंडर्ड को ही रिवाइज करना पड़ गया। तो ये क्यों हुआ, कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं थी। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होती ना तो हम आने वाली टेक्नोलॉजी चेंजेस को भी कंसिडर कर लेते। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है प्लानिंग वेरिएंस, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। अब आप इसको स्टैंडर्ड मान लो, इसको एक्चुअल मान लो, और उसी तरह से स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करके सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा प्लानिंग वेरिएंस। ये हमारा प्लानिंग वेरिएंस, वही दो पूछे इन्होंने, यूसेज एंड प्राइस। यूसेज का क्या होता है फॉर्मूला, ओरिजिनल स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, इसको हमने एक्चुअल मान लिया, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ऐसे करते हैं ना हम। और यहाँ पर रेट कौन सा लेंगे हम, स्टैंडर्ड। तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड कितना था 27500 क्वांटिटी की अगर हम बात करें यूसेज की, और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड कितना था 26125 हमने कैलकुलेट किया था, स्टैंडर्ड रेट 10, तो ये हमारा फेवरेबल आया। देखो हमारी क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी 27500, बट इतने में ही काम हो गया, कम में ही काम हो गया, तो फेवरेबल रहेगा। उसके बाद
प्राइस वेरिएंस की हम बात कर रहे हैं, तो ओरिजिनल को हमने स्टैंडर्ड मान लिया और रिवाइज को एक्चुअल मान लिया है, तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ऐसे करके कंपैरिजन किया है, स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, और यहाँ पर रिवाइज्ड क्वांटिटी लेंगे मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, तो 10 माइनस 9.5 फ़ायदा हो गया ना हमारा। उसने बोला था कि मैं 10 रुपीज़ में आपको दिलवा दूंगा, बट 9.7 में ही दिलवा दिया, 0.3 का फ़ायदा हो गया ना हमारा। एक्चुअल में हमने क्वांटिटीज़ कितनी खरीदी हैं, 26125 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये हमारा आ गया फेवरेबल 7837.5, 7837.5 एंड 13750 फेवरेबल दोनों। उसके बाद क्या पूछा इन्होंने, बेटर नेगोशिएशन क्या चीज़ होती है, किस कौन सा मैटर है, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, प्लानिंग या फिर मार्केटिंग। देखो मार्केटिंग के अंदर तो वो एक्शंस आते हैं जो हम अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए लेते हैं, प्लानिंग के अंदर कुछ बजट वगैरह प्रिपेयर करते हैं हम यहाँ पे, फाइनेंशियल के अंदर लोन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, ये ऑपरेशनल का पार्ट होता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है अगर हम बेटर नेगोशिएट करते हैं तो ये ऑपरेशनल। आगे उन्होंने पूछा इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी अंडर द कंट्रोल है, अंडर द कंट्रोल है, आउटसाइड कंट्रोल है, आउटसाइड आउटसाइड, ये आउटसाइड कंट्रोल होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाहर की चीज़ें। बाय नेचर अ एरर, किस तरह की एरर है ये, ऑपरेशनल एरर है, टेक्नोलॉजिकल एरर है, प्लानिंग एरर है या मार्केटिंग एरर है। हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, ये प्लानिंग एरर है, हमने कंसिडर नहीं किया टेक्नोलॉजी में आने वाले चेंजेस को, तो ये प्लानिंग एरर होगी, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ इसकी स्लोप एंड प्लानिंग एरर। आंसर रहेगा 3। केस स्टडी 26 क्वेश्चन देखते हैं सीधा। क्या पूछा, नेट बेनिफिट आप बता दीजिए केजी एयरलाइंस को, जो ये इंसेंटिव दे रहे हैं पैसेंजर्स को टू अराइव अर्ली एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे जल्दी आने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं पैसेंजर्स को, उससे हमारा नेट बेनिफिट क्या रहेगा। एक बार देख लेते हैं, समझ में नहीं आया यहाँ पे तो पढ़ के है ना कुछ भी, क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या चल रहा है। इट वॉज फाउंड दैट पैसेंजर अराइव 2 आवर बिफोर द फ्लाइट, 2 घंटे पहले पैसेंजर्स आते हैं, बट हम क्या चाहते हैं कि वो 3 घंटे पहले आएँ कम से कम। वो 2 घंटे पहले आते हैं, इससे क्या होता है कि वहाँ पर भीड़ लग जाती है, लाइन लग जाती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है चेक इन काउंटर पर, एंड बोर्डिंग स्टाफ की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी आए, अगर वो जल्दी आ जाते हैं तो हमें 2 करोड़ पर एनम की लोअर कॉस्ट लगेगी, स्टाफ कॉस्ट, हमें स्टाफ कम रखना पड़ेगा और 2 करोड़ पर एनम की सेविंग हो सकती है अगर वो थोड़ा जल्दी आ जाएँ तो हमने ना एक रिवार्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया, हमने बोला कि पैसेंजर से बोला कि अगर आप जल्दी आ जाते हो तो आपको 50 माइल पॉइंट्स मिलेंगे, 1 माइल पॉइंट की कीमत कितनी है, 20 रुपीज़, मीन्स कह सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाई 20, 1000 पर पैसेंजर को मिलेंगे अगर वो जल्दी आ जाते हैं तो। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 10,000 पैसेंजर अवेल करेंगे इस रिवॉर्ड को, मीन्स 10,000 पैसेंजर एंड 1,000 एक पैसेंजर को मिलेंगे, मतलब 1 करोड़ रुपए हमें इनको देने पड़ेंगे, 1 करोड़, बट इससे सेविंग कितनी होगी, 2 करोड़, तो 2 करोड़ की सेविंग हो रही है, 1 करोड़ हमें देना पड़ रहा है, तो नेट सेविंग कितनी हो रही है, 1 करोड़ की। बस यही पूछा है इन्होंने इसमें, आंसर इज 2, 1 करोड़। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन किया हुआ है, ये ICI का सोल्यूशन है, पढ़ना चाहो तो एक बार। इस केस स्टडी के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन हैं, बाकी जो 4 हैं वो थ्योरी है, आप खुद से कर लेना, ईजी है, हम यहाँ पर ओनली प्रैक्टिकल कवर कर रहे हैं। केस स्टडी 30 क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 2 मशीन। केस स्टडी देख लेते हैं एक बार। हमने एक नई मशीन बनाई है और फर्स्ट मशीन को बनाने में हमें 600 आवर्स लगे, लर्निंग कर्व रेट, एक्चुअल लर्निंग कर्व रेट रहा हमारा 80%। अब इन्होंने क्या बोला है, 2 मशीन बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम क्या होता है, टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट्स, ये एवरेज टाइम निकल के आ जाएगा। जब किसी प्रोडक्ट को हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं, मान लो फर्स्ट प्रोडक्ट हमने बनाया 100 आवर्स लगे इसमें, तो जब सेकंड टाइम इसी प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को बनाएंगे तो क्या सेम टाइम लगेगा, नहीं, जैसे जैसे हमारी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाती है ना तो ये टाइम कम होता जाता है। मान लो कि ये 160 आवर्स ही लगे सेकंड वाले प्रोडक्ट में, तो टोटल टाइम 2 प्रोडक्ट बनाने में कितना लगा, 160। बट अगर लर्निंग के कर्व अप्लाई नहीं होता हमारे ऊपर, तो ये टोटल प्रोडक्ट को बनाने में 100 आवर्स यहाँ लगते, 100 आवर्स यहाँ लगते, 200 आवर्स लगते, बट लगा कितना, 160, ओनली 80% टाइम ही लगा, तो इसको हम बोलते हैं लर्निंग कर्व रेट, टोटल या एक्चुअल लर्निंग कर्व रेट। तो अब देखो, एक मशीन को बनाने में 600 आवर्स लगते हैं, दूसरी मशीन को बनाने में भी 600 आवर्स लगेंगे, 1200 आया, बट
हमारा लर्निंग कर्व रेट जो रहा है वो 80% रहा है, मीन्स टोटल 2 मशीन को बनाने में 960 आवर्स लगे, 80% ही टाइम लगा। तो 2 मशीन का टाइम ये आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन्स कितनी थी 2, तो 480 एवरेज टाइम आ गया एक मशीन का, एवरेज टाइम 480, यही हमसे पूछा है 480, कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने की है। अब दूसरा क्या है, क्यूमुलेटिव टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 2 मशीन। अब दोनों मशीन का टाइम एक साथ बता दीजिए, अभी ऊपर कैलकुलेट तो किया 960, तो आंसर 3। नेक्स्ट क्या पूछा है, सेकंड मशीन वाला टाइम बता दीजिए, अब फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला। फर्स्ट मशीन को प्रोड्यूस करने में हमें लगते हैं 600 आवर्स, सेकंड मशीन का हमें नहीं पता है, बट टोटल टाइम कितना लगता है 960, तो सेकंड वाले का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना 360, तो इस तरह से ये 360। पूछा है व्हाट इज नॉट अ प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व। अब लर्निंग कर्व से क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बजटिंग एंड प्रॉफिट प्लानिंग पर भी आता है, प्राइसिंग पर भी आता है। प्राइसिंग हम कैसे सेट करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इस पर भी इसका डायरेक्टली इफेक्ट आएगा। और सेटिंग स्टैंडर्ड, हमने स्टैंडर्ड सेट किया, हमने देखा कि पिछली बार हमारी कॉस्ट इतनी आई थी, तो उस अकॉर्डिंग लर्निंग कर्व का इफेक्ट लेते हुए कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, तो इससे भी डायरेक्टली लिंक होता है, इन तीनों से लर्निंग कर्व का डायरेक्टली लिंक होता है। बट ये क्या होता है, कानोस परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट, ये कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेट करता है, जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है, तो इससे डायरेक्टली लिंक नहीं होता है। तो नोट अ प्राइमरी एप्लीकेशन, आंसर इज 4। उसके बाद हमसे पूछा इफ एक्चुअल लर्निंग कर्व रेट 90% होता तो क्या होता, तो वही सिंपल सी चीज़ थी, 600 आवर्स पहली यूनिट को बनाने में लगते हैं टू मैन्युफैक्चर द सेकंड मशीन की बात कर रहे हैं। आप सेकंड मशीन का टाइम बता दीजिए, फिर से वही, फर्स्ट मशीन का हमें पता है 600 आवर्स लगते हैं, हमें सेकंड का नहीं पता, लेकिन टोटल का पता है 1200 का 90% 1080 इतना लगता है, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 480 सेकंड मशीन वाला, ये आंसर 480। केस स्टडी 31 पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं सीधा क्या पूछा है, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 पार्ट्स। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा जो टाइम है वो 20% से कम होता जाता है जैसे जैसे प्रोडक्शन डबल होता है। अब एक चीज़ आपको समझ लेनी है कि लर्निंग कर्व रेट अप्लाई कैसे होता है जब प्रोडक्शन डबल होता है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, फोर्थ यूनिट पर, एट्थ यूनिट पर, 16th पर। जैसे कि फर्स्ट प्रोडक्ट बनाने में हमें 100 आवर्स लगे, सेकंड यूनिट बनाने में हमें 80% टाइम लगा, 80 आवर्स, फर्स्ट से मल्टीप्लाई 2 किया तो 2 यूनिट हो गई, उसके बाद 3 यूनिट कुछ नहीं होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन डबल होने पर अप्लाई होता है। प्रोडक्शन डबल कब होता है, होगा जब 4 यूनिट हो जाएंगी, तो फिर यहाँ से लर्निंग कर्व रेट अप्लाई होगा और ये 64 मिनट्स लगेंगे इसको। फिर 5, 6, 7 यूनिट पे कुछ नहीं होगा, जैसे ही प्रोडक्शन डबल होगा तभी अप्लाई होगा 80% लर्निंग रेट। इस तरह से ये लर्निंग रेट अप्लाई होता है। अब देखो पिछले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसे दिया हुआ था, 600 लगा था पहली यूनिट बनाने में, दूसरी यूनिट बनाने में 360, टोटल लगा था 960। अगर लर्निंग कर्व रेट नहीं होता तो ये ऐसी होती कंडीशन, 600, 600, 1200। तो उन्होंने बोला था कि ये टोटल टाइम जो है ना आपका, टोटल लर्निंग कर्व, एक्चुअल लर्निंग कर्व वो आपका इतना है, मीन्स ये इसका 80% है, टोटल ये है। उन्होंने ये वाला रेट नहीं दिया था, ये वाला रेट नहीं दिया था कि पहली यूनिट को बनाने में 600 आवर्स लगते हैं, फिर दूसरी यूनिट को 360, मीन्स ओनली 60% टाइम लगा, फिर फोर्थ यूनिट को ओनली 60%, ऐसे करके उन्होंने रेट नहीं दिया था। अगर ऐसे रेट दिया होता तो हम सिंपल तरीके से नहीं निकाल सकते थे, अगर इस तरह का रेट दिया होता है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, y इक्वल्स टू ए एक्स की पावर बी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा एक दो बार, बट अगर ये फॉर्मूला आता है तो इसके क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। अब y इक्वल्स टू क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन प्रोडक्ट, एवरेज वाला टाइम, ए क्या है, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट प्रोडक्ट, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 मिनट्स, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट को बनाने में 100 मिनट्स लगते हैं। एक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि हमें यहाँ पर दिए हुए हैं 40 पार्ट्स। बी क्या होता है, लर्निंग कोएफिशिएंट, जो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लर्निंग कोएफिशिएंट -0.322, ये आ गया, बस हमें फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, हमें y निकालना पड़ेगा हमें, जो कि एवरेज टाइम है एक प्रोडक्ट के लिए, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 पार्ट्स से, तो टोटल टाइम आ जाएगा 40 पार्ट्स के लिए जो भी होगा। अब ICIs को क्या करता है, ICIs को लॉग के थ्रू सॉल्व करता है, जो कि आप अवॉइड करना, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन दी है, अगर आपको देखनी हो तो देख लेना,
बट इसको अवॉइड करोगे तो बेटर रहेगा। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। हम इस तरह से करेंगे, y इक्वल्स टू ए एक्स की पावर बी। ए हमें दिया हुआ है 100 मिनट्स, x हमें दिया हुआ है 40 पार्ट्स 40 प्रोडक्ट्स, माइनस में हमें पावर दी है। अगर ये प्लस में पावर हो तो हम कैलकुलेट कर लें, पावर तो हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको आती होगी। मैंने यहाँ पर, अगर आपको रिवाइज करनी हो तो यहाँ पर देख लेना, x की पावर कैसे निकालते हैं। ऑन किया हमने कैलकुलेटर, x 12 टाइम्स अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई किया पावर +1 और इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, ये आ जाएगा। अगर ये वाला लिया है हमने डेटा तो ये आ जाएगा। इस तरह से देख लेना एक बार। तो बस हमें क्या करना है, इस माइनस को प्लस में बदलना है। कैसे बदलेंगे, अगर हम इसको 1 डिवाइड बाई 40 कर देते हैं तो ये पावर अपोजिट हो जाती है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस हो जाएगी। इस तरह से हमने किया 1 डिवाइड बाई 40, इसकी पावर प्लस में आ गई। अब 1 डिवाइड बाई 40 हमने किया, कैलकुलेटर पे जो भी आया अंडर रूट किया 12 टाइम्स, -1 इंटू पावर किया हमने +1 और इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, ये हमारा आ जाएगा 0.3049 मल्टीप्लाई किया 100 से, तो y हमारा निकल के आ गया 30.49, जो कि एक प्रोडक्ट का एवरेज रेट है। हमें कितने प्रोडक्ट का चाहिए, 40 प्रोडक्ट्स का, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 40 प्रोडक्ट्स का आ जाएगा 1219.6, आंसर रहेगा 1219। उसके बाद क्या पूछा है, 60 पार्ट्स के लिए आप बता दीजिए। बिल्कुल सेम है भाई कैलकुलेशन, बस यहाँ 40 की जगह 60 आ गया। सेम तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1605.5 आएगा, 1605 ये इसका आंसर हो रहेगा। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि 41 से 60 के बीच का टाइम आप बता दीजिए। 60 प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो टाइम लगता है 1605, 40 बनाते हैं तो टाइम लगता है 1219। इन दोनों के बीच का टाइम क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 386 आ जाएगा। यही हमसे पूछा है, 41 से 60 के बीच का टाइम आप बता दीजिए, तो ये 386 मिनट्स आएगा। इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है लर्निंग कर्व की। लर्निंग कर्व सारी की सारी एक्टिविटीज़ पर नहीं लगता, क्या लिमिटेशन है, आंसर इज यस। उसके बाद मोर प्रोडक्टिव इक्विपमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं टू मेक प्रोडक्ट, ये कहीं से लिमिटेशन लग रहा है। मोर प्रोडक्टिव इक्विपमेंट आर डिज़ाइन, ये तो बेनिफिट है, लिमिटेशन नहीं है, बेनिफिट है। डिफिकल्टी अराइज इन ऑब्टेनिंग वैलिड डेटा, हाँ ये हो सकता है कि हमें डिफिकल्टी अराइज हो वैलिड डेटा ऑब्टेन करने में, ये एक लिमिटेशन है, यस। इवन स्लाइट चेंज इन सर्कमस्टांसेस, अगर थोड़ा सा भी सर्कमस्टांसेस में चेंज हुआ तो वो लर्निंग कर्व को ऑब्सलीट कर देगा, तो ये एक लिमिटेशन है, आंसर इज यस। ये भी लिमिटेशन है, ये वाला लिमिटेशन नहीं है, ये तो बेनिफिट है, तो आंसर क्या रहेगा 2। ये वीडियो 2 पार्ट्स में रहेगी, इस वीडियो में यहीं तक, बाकी का सेकंड पार्ट में करते हैं।